क्लास में हमने आपके साथ सप्लाई कॉन्सेप्ट करा था, राइट। अब इस सप्लाई कॉन्सेप्ट में हमने काफी सारे डिस्कशन कर लिए थे। इन डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे सप्लाई में और क्या क्या करना है। बट ट्रस्ट मी, आपने ऑलरेडी सब कुछ डिमांड में करा हुआ है, कॉपी पेस्ट है एज इट इज। तो मैं जितना टाइम मैंने डिमांड में इन्वेस्ट करा था उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अभी जितना भी चलेगा वो बहुत एक तेजी वाले फ्लो में चलेगा। प्लीज फटाफट से नोट करना, फटाफट से समझते रहना, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? ट्राई तो ये रहेगा कि आज ज्यादा कर ले, अगली क्लास खत्म कर दे, बट देखिए कितना होता है। चलो बेटा, मैंने सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट कराए थे। एक कराया था सप्लाई और एक कराया था क्वांटिटी सप्लाई। बेटा सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। जो कंज्यूमर क्या करता है बेटा, जो प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, ऑफर फॉर सेल करता है एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सप्लाई में आपको वर्ड ध्यान रखना है ऑफर फॉर सेल। क्या वर्ड याद रखना है? ऑफर फॉर सेल। एक्चुअल सेल से सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। कितना प्रोडक्शन करते हो उससे सप्लाई का कोई लेना देना। आप कितना सेल के लिए ऑफर कर रहे हो वो सप्लाई होता है एट वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सेकंड आता बेटा क्वांटिटी सप्लाई। बेटा क्वांटिटी सप्लाई का मतलब था क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो आपका प्रोड्यूसर ऑफर फॉर सेल करता है एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्वांटिटी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम करोगे तो सप्लाई कम होगी। अगर आप इसे टेबल में रिप्रेजेंट करते हो इट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल, और आप इसे कर्व में बनाते हो इट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। बेटा कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ये बात समझ आती है? इसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई का आपने होमवर्क दिया था जो आधी क्लास करके नहीं लाई थी। आई होप आपने अभी भी करा है, नहीं करा? अभी करा है, नहीं करा? हो गया? वही चेक कर लिया, मुझे लग रहा है आज भी दो चार निकलेंगे बाहर। छोड़ो रहने दो यार, काम। टाइप्स ऑफ सप्लाई हमने देखा था, आपको होमवर्क दिया था, दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल मार्केट देख लेना। सेकंड हम आए थे बेटा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और सप्लाई फंक्शन, जो मोस्ट ऑफ दी बच्चों को अपने आप करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बस आकाश भाई को अवेलेबल करवाऊंगा, उसके अलावा आप अपने अपना देख लेना भैया। केशव भाई आपका भी कुछ बोला था क्या मैंने? आपको बोला था करवाऊंगा? हाँ ठीक है, वहां बोला था ना। तो दो बच्चों को रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, जैसे आएगी मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। बाकी बच्चे बेटा अपने आप कर लेना, अपने भरोसे, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, अगर कोई रिकॉर्डिंग कहीं भी फॉरवर्ड हो गई, गलती से मुझे पता लग गया, बेटा जिंदगी में ना, जिंदगी में कभी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इको की और तीनों सब्जेक्ट। मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, कहीं बंदो चौधरी। अच्छा एक सर मुझे सर में से कौन सा मुझे भी है सेंड कर देना। आफ्टरनून बैच में टेस्ट दिया था? सर मुझे भी सेंड कर देना। किसी बच्चे ने अपना मॉर्निंग का जो टेस्ट है ना वो आफ्टरनून बैच में सेंड करा था, प्रोडक्शन मार्केट बिजनेस साइकिल का। मतलब टेक्निकली उनके लिए टेस्ट लीक हो गया था, पहले मिल गया था। किसने दिया था? प्राची ने दिया था। चलिए इनसे भी बात करते हैं, आ जाइए। तुम में से किसी ने तो नहीं दिया था ना? बस नहीं नहीं, मैं बात बात करता हूँ, ये ड्रामा। चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्लास मैंने डिटरमिनेंट्स कराए थे, अब जो बच्चों ने करे थे वो रिवाइज कर लेना। बेटा डिटरमिनेंट्स में मल्टीपल लिस्ट थी। सबसे पहले था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ रिलेशन होता है पॉजिटिव। कैसा होता है? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। सेकंड होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर इसमें क्या था बेटा? इसमें रिलेशन होता है नेगेटिव। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है तो रिलेटेड गुड मोर प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो आप उसको सप्लाई ज्यादा करोगे और गिवन की सप्लाई कम करोगे, तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। थर्ड होता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर इसके साथ भी नेगेटिव था, अगर पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो आप सप्लाई कम कर पाओगे, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा तो सप्लाई ज्यादा करोगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट चेंज है तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर इनएफिशिएंट है तो देयर इज नो चेंज। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, दो थे टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स के साथ नेगेटिव, सब्सिडीज के साथ पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री, ब्ला ब्ला। अगर साइज ऑफ इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा, कम तो कम, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप।
लास्ट आता है अदर फैक्टर, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, आपकी फर्म का गोल कैसा है, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल कैसा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेगा, नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स कैसे हैं, इन सब से भी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। चलिए, क्या मैनमेड फैक्टर्स तो था क्लास में, बाहर था, कोई नहीं बेटा, छोड़ो, फायदा नहीं है समझ। हेडिंग डालेंगे बेटा, फ्रेश पेज, पेज को कर लो हॉरिजॉन्टल, फ्रेश पेज, पेज को कर लेना हॉरिजॉन्टल। मोनिका बेटा आ नहीं रहे थे काफी दिन से, सारी क्लास ली ऑनलाइन, आई डोंट थिंक सो, मिस करी आपने काफी क्लासेस। बेटा लाइन के सेंटर में भाई फटाफट करना, टाइम बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। डिमांड में ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर लगाए, तो यहाँ पे मुझे नखरे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैंने बोला ना फटाफट एकदम, फटाफट इको खत्म करनी है, बीसी के स्टार्ट करना है, फिर मैराथन स्टार्ट करनी है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कर ले, लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो बेटा चेंज। बेटा चेंज कितने टाइप का होता है, कौन कौन से, मनीष भाई जैसे वो चेंज हो गई, अब हम डिमांड सप्लाई को चेंज होता हुआ देखेंगे, मतलब तू समझ गया। पहले लिखो बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। समायरा जी पहला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और सेम कॉपी पेस्ट है डिमांड का, कुछ नया हो पढ़ाने के लिए तो पढ़ाऊं, बट है ही नहीं तो क्या करूं बेटा। नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई, वहां था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। तो अगर आपको इसे ढंग से समझना है दोबारे, तो बेटा अभी तो वैसे ओवरव्यू में बता ही रहा हूं, पहले तो मैंने बहुत आराम से करवाए थे, और हाँ सारे डिफरेंसेस भी करवाए थे ना पहले मैंने, 5 डिफरेंस भी कराए थे, इंक्रीज का डिक्रीज का क्लास में करे थे, 1-2 करवाए थे और बाकी होमवर्क दिए थे, ठीक है। चलो, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में लिखेंगे बेटा, यहां पे केशव भाई अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट सर, और प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई क्या हो जाती है बेटा, चेंज। ओके सर, सर आपने बोला प्राइस में चेंज आने से सप्लाई चेंज हो गई, मैंने बोला हाँ जी। तो सर सप्लाई तो 2 टाइप से चेंज होती है, तो इसके अंदर बेटा फर्दर डिवीजन था 2 कैटेगरी में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। बेटा डिमांड में सब कुछ कराया है, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, तो आप कर लीजिएगा अच्छे से, डिमांड में कर लो, एक ही जगह से करना है, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो फर्क नहीं पड़ता भाई, है तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का, तो यहां पे भी अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन में भी अदर फैक्टर क्या रहेंगे, ये तो फिक्स है। अब बस चेंज देखना है कैसा आएगा। सर यहाँ पे एक्सपेंशन में सिद्धार्थ प्राइस जो है, सॉरी एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रही है, एक्सपैंड करना मतलब डिमांड का बढ़ना, और क्योंकि प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन था, तो प्राइस भी क्या हुआ होगा बेटा, बढ़ा होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इस पूरे चैप्टर में जहां डिमांड निकल जाए मुंह से वहां सप्लाई समझ लेना, मेरे साथ होता है गड़बड़, क्योंकि पहले इतना डिमांड चल रहा था कि अब मैं डिमांड डिमांड बोलता रहता हूँ बार बार। बेटा यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, और प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब रीजन है प्राइस में बढ़ना, रीजन क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर कांस्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है डिमांड सप्लाई कम, और सप्लाई कम होगी जब प्राइस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया एक्सपेंशन, इट इज दैट सिचुएशन वेयर अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड ड्यू टू राइज इन प्राइसेस सप्लाई राइज, कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर कांस्टेंट एंड ड्यू टू फॉल इन प्राइस देयर इज फॉल इन सप्लाई। अच्छा आप इसको सर एक बार ना ग्राफिकली बता दो प्लीज, तो बेटा मैं 2 ग्राफ बनाऊं या एक ही बनाऊं, सारे आलसी है बेटा 2 बनाते हैं, चलो एक ही बना देते हैं।
अब मनीष भाई कितने बताओ, तू बता। 2 बनाओ, 1 बनाऊंगा भाई, मेरा मन। बेटा यहाँ पे मैं लेता हूँ अपनी यूनिट्स, यानी जो सप्लाई है, और बेटा यहाँ पे मैं लेता हूँ अपने प्राइस। बेटा प्राइस और सप्लाई बना दिए। बेटा सप्लाई का हमेशा कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड जी। तो ये बन गया सप्लाई कर्व। अब मैं इस सप्लाई कर्व में लेता हूं एक पॉइंट। लेट्स अज्यूम मैंने ले लिया पॉइंट नंबर ए। बेटा ए का मतलब है प्राइस है पी और सप्लाई है क्यू। अब पहले एक्सपेंशन देख लो, एक्सपेंशन कैसे होता है। अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ गया मेरा P1 और ऑटोमेटिकली ए से आ गया मैं बी पे, और सप्लाई बढ़ गई क्यू से। आप देख रहे हो कैसा मूवमेंट आ रहा है, कैसा मूवमेंट आ रहा है? अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? बस यहाँ पे ना एक चेंज यही आता है, डिमांड में ना उल्टा चलता था, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड। यहाँ पे नॉर्मल चलता है, एक्सपेंशन में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में डाउन। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक्सपेंशन वाली साइड में लिख लेना बेटा, सेम चलेगा, बस मूवमेंट का चेंज मूवमेंट में अलग हो जाएगा। डिमांड में एक्सपेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड होती है, यहाँ पे होगी तो मूवमेंट, लेकिन एक्सपेंशन में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड। तो यहाँ साइड में ना लिख लो, सेकंड पॉइंट बना के, यहाँ पे होती है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। अच्छा यही जब मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो बेटा सेम आपने प्राइस को क्या कर दिया, इस बार कम कर दिया, कम करेंगे प्राइस। ये कर दिया समायरा जी P0। अब समायरा जी अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम सी पॉइंट, सप्लाई कम Q0। मूवमेंट आएगी सर कैसी, डाउनवर्ड। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा सर डाउनवर्ड मूवमेंट। ये बेटा सेम टू सेम मैंने आपको बना के दिखाया था डिमांड में, बस वहां मूवमेंट थोड़ा उल्टा आ रहा था, अदरवाइज देयर इज नो चेंज, 1% का भी चेंज नहीं है। आगे बढ़े, ये कर्व बनाया आपने सब कुछ, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे आ जाओ इधर। अब आता है चेंज इन सप्लाई, इसमें थोड़ा मामला उल्टा चलता है। नॉर्मल चेंज इन सप्लाई में सर हमारा प्राइस क्या रहता है, प्राइस रहता है कांस्टेंट, और अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आ जाता है, इसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो रिमझिम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन सप्लाई में सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है बेटा। ओके सर। सर हमें याद है सर, आपने डिमांड में बताया तो था, सब याद है हमें बेटा, फिर भी सर नहीं सारा एक और बात। अब यहाँ पे मैं सेम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलूंगा तो मनीष भाई हमें डिफरेंस पहचानने में गड़बड़ हो जाएगी ना, तो हमने इसको थोड़ा अलग नाम दे दिया। हमने बोला भाई सप्लाई यहाँ पे 2 टाइप से चेंज होगी, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो भाई नॉर्मल सॉर्टेड है सर, देखो इंक्रीज है डिक्रीज है कुछ भी हो, प्राइस तो दोनों जगह क्या रहेगा, यहां पे भी प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें तो सर कोई दो राय नहीं है। सर बस ये बता दो अब क्या होगा बेटा, अब ना इधर इधर आप बोलोगे इंक्रीज में डिमांड इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज हो गई है, लेकिन अदर फैक्टर में क्या बोलोगे, चेंज आया है। अदर फैक्टर में क्या है, सर ऐसा क्यों, यहाँ तो आप प्राइस को स्पेसिफिकली बढ़ाते हैं इंक्रीज डिक्रीज, पर देखो यहाँ पे ना सिर्फ प्राइस था,
अब प्राइस और सप्लाई में तो नॉर्मल रिलेशन है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास अदर फैक्टर्स है। अब मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि अदर फैक्टर बढ़ेंगे या अदर फैक्टर घटेंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा अदर फैक्टर में मल्टीपल फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर का सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ का नेगेटिव रिलेशन है। मतलब सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ को इंक्रीज होना पड़ेगा और कुछ को डिक्रीज। तो मैं पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर सकता ना किसको इंक्रीज किसको डिक्रीज। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या लिखता हूं, मैं सीधा लिखता हूं अदर फैक्टर में क्या आया, और उस चेंज से अगर सप्लाई बढ़ गई तो इंक्रीज, और अदर फैक्टर में चेंज आने से अगर सप्लाई घट गई तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज। बेटा कोई दिक्कत? अब जरा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। तो दोनों का, मनीष भाई एक बनाऊं दो बनाऊं? एक्स 0 वाई। बेटा बहुत शॉर्टेड है, देखो यहाँ पे आप ले रहे हो क्वांटिटी सप्लाई की, यहाँ पे आप ले रहे हो प्राइस। समायरा जी सप्लाई का कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, वेरी गुड। तो अपन जो है मस्त करके बेटा ये मैंने अपना, हाँ क्वांटिटी यूनिट्स कुछ भी डाल लें, कोई यूनिट्स डाल लें। ये मैंने सप्लाई बना दिया। अब देखो इस सप्लाई पे बेटा मैंने रखा है पॉइंट ए, प्राइस है पी और यूनिट है क्यू। अब पहले इंक्रीज बना रहा हूं, इंक्रीज। इंक्रीज वाले सिनेरियो में प्राइस का लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस लेवल को चेंज नहीं कर सकते आप। और इंक्रीज में अदर फैक्टर में चेंज आया और सप्लाई क्यू से कहां चली गई, Q1 बढ़ गई। इंक्रीज में बढ़ती है ना भाई, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो क्या आप प्राइस को चेंज करोगे, तो ये लेवल रहेगा बी पे। बात समझ आ रही है? प्राइस का लेवल सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। और जो कर्व है बेटा वो इस पॉइंट से बनेगा पैरेलल, S1 सॉरी बेटा पैरेलल ही बनेगा। पैरेलल ऐसा जरूरी नहीं नहीं बनाना, मत बना, बी पॉइंट से बना दे, ऐसा जरूरी नहीं पैरेलल बनाना, अलग बना दे। बेटा शिफ्ट कैसा आ रहा है बताएगा कोई? मतलब एक और अंडरस्टैंडिंग दूं तुम्हें, एक और अंडरस्टैंडिंग। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में ना डिमांड और सप्लाई में उल्टा होता था। एक्सपेंशन होता था डिमांड का तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज में कोई चेंज नहीं है। इंक्रीज में हमेशा राइटवर्ड होगा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, हमेशा। और डिक्रीज में हमेशा लेफ्टवर्ड होगा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई। ये याद रखना। तो यह लिख लो इंक्रीज में तो भाई राइटवर्ड था, ये डिमांड में भी था सेम, ये सप्लाई में था, तो राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। अच्छा डिक्रीज में सर आपने प्राइस सेम रखा है लेकिन आपकी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई सर ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द फैक्टर। बेटा नया कर्व बनेगा यहाँ पे S0। बेटा शिफ्ट कैसा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई। कोई दिक्कत बेटा? मैंने पहले ही बताया था डिमांड में बहुत आराम से करवाऊंगा, टाइम लगा लगा के करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 10-11 लेक्चर लिए, डिमांड में बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई में मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिवाय लास्ट क्लास को छोड़ के, डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं बस। अब तुम्हारी किस्मत खराब थी कि होमवर्क भी उसी क्लास में मिला जो अलग है। छोड़ो, क्या यहां तक सबने नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ू, यहां तक किसी को कोई डाउट? इधर समायरा रिमझिम रिया बेटा क्लियर एकदम, इसको बोलो रुचिका जी क्लियर है। पीछे महिमा जी आप काफी दिन से ऑफ पे थे, समझ आ रहा है? तबीयत खराब थी तुम्हारी, झूठ मत बोले, सर बताओ क्या हुआ? तबीयत खराब थी, क्या हो गया था? अच्छा आप सोच रहे हो कौन सी बीमारी बोलो, ये तबीयत खराब होना होता है? तो पापा की परी क्यों बन रहे थे? तो स्कूटी से गिरे गए थे, स्कूटी जब गिरी होगी तुमने तो पंख खोल दिए होंगे।
तो पंख खोल लेते ना तो वो टूट जाते। क्या लेफ्ट का इंडिकेटर लेके राइट को मुड़ रहे थे? तुम ही जा रहे थे, कोई क्या है। ये हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब अगला टॉपिक जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सप्लाई खत्म हो जाएगी, फिर अगली क्लास में बचेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। करें स्टार्ट, हो सकता है इसी क्लास में कर ले। हेडिंग डालो। ओए मत कर, हेडिंग डालो। बेटा सारे बच्चे प्यारे प्यारे, लॉ ऑफ सप्लाई हेडिंग डालेंगे बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई। हेडिंग डालो लॉ ऑफ सप्लाई। पढ़े इसे, क्या पढ़ाऊं? नो, यहाँ पे कोई टाइप्स नहीं है बेटा, पढ़े इसे जल्दी से। बहुत शॉर्टेड, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता था। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस और रिलेशनशिप कैसा है? लेकिन इसकी कुछ अजम्पशन थी, अदर फैक्टर में उसे क्या बोलते थे? खत्म हो गया लॉ बेटा। तो लिख लो बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई पहले तो अजम्पशन बोलता है, कहता है सर अगर आप अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट रखो, अदर फैक्टर रिमेन, बेटा इसको बोलते हैं अपन क्या? सिट्रस पेरिबस। तो ये लॉ कहता है कि समायरा जी प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस कम करोगे तो सप्लाई, यानी देयर इज पॉजिटिव एंड, बेटा पॉजिटिव ही लिखा है, ध्यान से देख, देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। बट बेटा प्लीज, ये पूरा कॉन्सेप्ट ना इस अजम्पशन पे बेस्ड है। अगर आप अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं रखो सिट्रस पेरिबस, तो क्या ये रिलेशन दिख सकता है? फिर जरूरी नहीं है। पहले अजम्पशन देने के अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए सिट्रस पेरिबस, उसके बाद प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट और पॉजिटिव। कोई दिक्कत? यही सेम डिमांड में पढ़ाया था, और नेगेटिव था या पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी अजम्पशंस को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखना, assumptions of law of supply, assumptions of law of supply। बेटा सेम टू सेम कर दोगे क्या? बट कुछ बच्चों ने तो लास्ट क्लास फैक्टर्स ही नहीं पढ़े थे, तो जिन्होंने पढ़े हैं उनको तो पता है सबको कांस्टेंट रखना है, तो एक एक करके लिखते हैं फटाफट। पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, थोड़ी प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो चेंज ही होगा। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है सिट्रस पेरिबस, अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब जब आपको आएगा तो कैसे आएगा? आपको फिर सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सेकेंड assumption, price of factors of production will remain constant या same। थर्ड, state of technology will remain the same। अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, अदर फैक्टर को कांस्टेंट, मतलब एफिशिएंट भी नहीं आना चाहिए, इनएफिशिएंट भी ना आना चाहिए। तेरा पॉइंट सही है, इनएफिशिएंट आए तब तो केस नहीं बनता, तब तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एफिशिएंट का भी बता देना, तो कैसा भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मान ले प्राइस जो है वो कम हुआ, प्राइस कम होने से सप्लाई क्या होती है? कम होती है। लेकिन मान ले प्राइस कम हुआ और टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज भी आ गया, अब क्या करेगा? क्योंकि प्राइस कम होने से सप्लाई कम होती है और एफिशिएंट चेंज से सप्लाई बढ़ती है,
तो क्या रिस्पॉन्ड करेगा पता नहीं लगा सकते ना, तो कह रहा है सप्लाई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। फोर्थ लिखो, टैक्सेस एंड सब्सिडीज विल रिमेन कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी बात, जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स, या फिर कर लो साइज ऑफ द इंडस्ट्री, विल रिमेन सेम। सिक्स पॉइंट क्या था, अदर फैक्टर्स, गोल ऑफ द फर्म रिमेन सेम, प्राइस कैसा बेटा, प्राइस कौन सा, चल तो रहा है ना, गोल ऑफ द फर्म था। और प्रोड्यूसर should not expect any change of price in the future, मतलब फ्यूचर में कोई भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना। गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज will remain same। हाँ हाँ क्लास ही ले रहा हूँ। और बाकी भाई जितने भी पॉइंट है तुम देख लेना, एक एक पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, क्लियर एकदम। तो सबसे पहले अपन ने आज क्या करा बेटा, चेंज वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। सेकंड हमने क्या करा, लॉ ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब लॉ ऑफ डिमांड में ना मैंने आपको कहता है एक्सेप्शन, कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, रीजंस, लॉ ऑफ उसकी डेरिवेशन कराया था सप्लाई में, कुछ कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ। तभी 99% चांस है कि आपको पेपर में क्वेश्चन डिमांड से ही बन कराएंगे, 90% चांस है डिमांड से ही बन कराएंगे, सप्लाई में कंटेंट नहीं है इतना। पहले बताओ लॉ खत्म, मतलब टेक्निकली वहां तो बहुत बड़ा था, यहाँ नहीं है। अब लास्ट टॉपिक क्या बच गया, अच्छी बात यह कि हमारे कोर्स में सिर्फ प्राइस वाली ही है, ना कोई अदर इलास्टिसिटी है, ना कोई अदर सप्लाई है। जैसे डिमांड तो बहुत सारी थी, क्रॉस प्राइस इनकम बहुत सारी, और इलास्टिसिटी उससे भी ज्यादा, पॉइंट आर्क एडवर्टाइजमेंट क्रॉस इनकम सब थी ना। डिमांड में है, सप्लाई में कोई टाइप नहीं है, सिंपल प्राइस, प्राइस सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब आप लास्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, हमारा वैसे लास्ट टॉपिक है, अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे चैप्टर को, लेकिन अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो करते हैं जितना होता है। हाँ जी, हाँ प्राइस चेंज हुआ है तब भी नहीं, गोल ऑफ द फर्म का मतलब है यहाँ पे गोल, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हाँ तो कर दे स्पेसिफाई, गोल ऑफ द फर्म में भी कौन सी बात कर रहा है सिर्फ, क्योंकि अगर अगर कोई और गोल है तो वहां पे तो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क ही नहीं करेगी। चलिए बेटा, बेटा मीटिंग रिज्वाइन मत करो, बस 5 मिनट एक वो दे रहा हूँ, बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ। स्टार्ट करें, एक फ्रेश हेडिंग डालो, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें आज आपके 5 मिनट लूंगा, बस बेस डेवलप करो। और समायरा जी अगली क्लास में पूरी स्टार्ट करेंगे, अगर आप बात हो गई हो आपकी। आगे बढ़ो समायरा जी, परमिशन है आपकी। नो सर, अबे भाई बात कर रही है वो, भाई तेरी परमिशन है भाई, भाई भाई तेरी परमिशन है भाई, नहीं है बेटा, बाहर भेजो इसे, मारो बेटे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ना ना बेटा नॉर्मल,
हाँ जी बेटा, नहीं बेटा अगर आप नॉर्मल भी लिखोगे और साइलेंट है तो हम अज्यूम करते हैं प्राइस ही है, बट आप लिख लोगे तो बेटर, इसमें एक ही है बट लिख लो प्राइस, ऐसा नहीं है इसमें एक ही है, होते इसमें भी है, आपके कोर्स में एक है। हाँ जी, भाई पता नहीं आपको, ये बेटा बेटा हमारे टाइम पे चीजें बड़ी अलग थी ना, हमारे टाइम में तो सेमेस्टर वाला पंगा भी नहीं था, हमारे टाइम पे एक साल होता था लास्ट, ना लास्ट में एक बार पेपर होते थे साल के एंड में, बस क्या तुम्हें तुम्हें 6 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 7 14, फिर भी 2 बार डिवाइड हो रहा है, हमारे में साल के एंड में होता था 10 15 सब्जेक्ट होते थे, एक ही बार दो पेपर लगातार, 15 12 13 सब्जेक्ट, अबे तो 6 पहले देगा फिर 6 देगा ना, मैं तो दे नहीं रहा था सीए के, तू ही दे रहा है सीए के, फर्स्ट ईयर रेगुलर से करता था, छोड़ दिया था, मेरे से पढ़ने में, मेरे से मजे लेने में मजे आते हैं, तेरे लक्षण है, अगर तुझे मुझसे मजे लेने में मजे आ रहे हैं तो तू अलग बंदा है थोड़ा, बेटा एक बार एक आगे बढ़े, ठीक है आ जाओ भाई, प्राइस लास्ट रेटिंग, अब मैं दोबारा से एक बार डेवलप कर देता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास उस टाइम बताया था, बेटा अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई, बड़ा सिंपल था, ये अपने को क्या बताता था, एक मिनट जो नोट मत करो प्लीज, नोट मत करो, 1 मिनट दे दो बस, 5 मिनट लूंगा फिर, लॉ ऑफ सप्लाई अपने बताते क्या बताता था कि अगर आप अदर फैक्टर्स को क्या रखें, यानी सिट्रस, तो सर प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होने से सप्लाई, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, लेकिन इस लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव लॉ, कैसा लॉ है बेटा, यही डिमांड में बताया था मोनिस का, क्वालिटेटिव लॉ का मतलब क्या है, बेटा क्वालिटेटिव लॉ का मतलब है ये लॉ हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ, मतलब इस लॉ ने कभी ये नहीं बताया कि प्राइस के कितना बढ़ने से सप्लाई कितने अमाउंट से बढ़ेगी, ये बताएगा, ये तो बस बता रहे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी, कितने अमाउंट से, ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ विच ओनली टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो इकोनॉमिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बोला यार हमें ना एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा जो हमें डायरेक्शन के साथ साथ, ये जो डायरेक्शन बता रहा है हमें डिग्री ऑफ चेंज बताए, डिग्री का मतलब कितने अमाउंट का चेंज है, तो बेटा वहां पे कॉन्सेप्ट आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, बेटा ये एक कैसा लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ, सर ये लॉ क्या बताएगा, ये बताएगा डिग्री ऑफ, मतलब डिग्री ऑफ चेंज का मतलब है कि सर ये बताएगा कि अगर प्राइस बढ़ा कितने अमाउंट से, बताएगा इतने अमाउंट से, तो सप्लाई भी बढ़ेगी इतने अमाउंट, ये अमाउंट बताएगा एग्जैक्ट नंबर्स में, तभी वर्ड है क्वांटिटेटिव लॉ, वो नंबर्स की बात नहीं करता था सिर्फ डायरेक्शन, तभी वर्ड था क्वालिटेटिव लॉ, ये बात समझ आती है, यही सेम डिमांड में करवाया था क्या, सेम है, पहले ही बोला सेम, हो गया ना तक, जल्दी से इसे नोट करो, और नीचे वही हर बार की तरह सेम डेफिनेशन लिख दो, हाँ वो आएगा परफेक्टली इलास्टिक आएगा, पहले न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना अगली क्लास, डेफिनेशन सेम है बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बेटा हम ना इसे किससे डिनोट करेंगे, ई एस, ठीक है, वैसे तो ईपी से ही करते हैं बट फिर हम ईडी डिमांड वाला भी ईपी से करेंगे, ये भी ईपी से, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो हम ईएस से करेंगे, रेफर्स टू डिग्री ऑफ refers to degree of
responsiveness of supply degree of responsiveness of supply due to change in price of the commodity. Due to change in price of the commodity. बेटा हमेशा की तरह फॉर्मूला लिख लो, कॉपी पेस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और करके एक और लिख लेना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी। सर ये फॉर्मूला तो सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकल, नो चेंज इन न्यूमेरिकल, कोई चेंज नहीं है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा क्या सिस्टम है पूरा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अगली क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा मल्टीपल, और मैं आपको एक न्यूमेरिकल सबसे पहले कराऊंगा एक बार डिमांड का, और वही न्यूमेरिकल सप्लाई का, तो आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना रख के छोड़ दो। बेटा यहाँ पे हमेशा इलास्टिसिटी प्लस में आएगी क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, डिमांड की हमेशा नेगेटिव में आती है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आज का बेटा कॉन्सेप्ट आपका समाप्त होता है। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। आपसे मैं मिलूंगा बेटा परसों फ्राइडे, आपकी सप्लाई यूनिट होगी खत्म, पूरी सेकेंड यूनिट होगी खत्म। अब फ्राइडे के बाद तो अगले सैटरडे टेस्ट हो जाएगा, वरना बड़ा ऐसा करूंगा नहीं मैं, अच्छा आदमी हूं मैं, तो हम इसका टेस्ट रखेंगे अगले सैटरडे। ये सैटरडे स्किप कर रहा हूं, अगले सैटरडे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, मतलब फर्स्ट यूनिट को छोड़ के सारी यूनिट का तुझे बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से देना या डिमांड से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं करा था तो डिमांड के तो 4-5 क्वेश्चन देख, क्वेश्चन भी कर पाऊंगा। हाँ जी, हाँ देखेंगे देखेंगे, अभी पहले ये खत्म करा दूं, अगले सैटरडे भी होगा क्योंकि हमें समरी भी करनी है, समरी भी करनी है, क्वेश्चन भी करने। हाँ हाँ प्राइस, सॉरी इधर नहीं, मेरी तो कोई क्लास नहीं बेटा। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास, सप्लाई की लास्ट क्लास होगी वो।